नमस्कार, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल गांव की गूंज में। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़े हैं जो सामाजिक कार्यों के महारथी माने जाते हैं। भूतपूर्व नेहरू युवा चेतना केंद्र के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भाजपा मंडल में महामंत्री हैं और पारस बायो एग्रोटेक के CEO हैं। हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, जुड़ेंगे इनसे, तमाम इनके जिंदगी के पहलुओं के बारे में जानेंगे, वर्तमान में युवाओं की परिस्थितियों के बारे में भी जानेंगे। तो स्वागत है श्री अवधेश गिरी जी का। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, इस गांव की गूंज के दर्शकों को भी, तहसीन जी, और आपको भी, कि आपने मेरे को इतना इस लायक समझा कि इस गांव के गूंज में आज के अपने प्रश्नों के जवाब के लिए मुझको आपको इनवाइट किया, निमंत्रण दिया आपने। सबसे पहले मैं गांव के गूंज के दर्शकों को भी, आपको भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैंने मंच ही इसलिए बनाया है कि जो भी गांव के नायक हैं, इन्होंने हमारे क्षेत्र और हमारे गांव को आगे बढ़ाने, ये मंच ही हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि जो भी गांव को आगे बढ़ाने के लिए या यहाँ के युवाओं को प्रेरित करने के लिए जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया है, मेरी कोशिश है कि हर उस व्यक्ति को मंच प्रदान किया जाए जो कई बातों को युवाओं के लिए आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से गिरी जी का हमारे साथ। गिरी जी, आपने नेहरू युवा चेतना केंद्र के अध्यक्ष के रूप में बड़े लंबे समय तक रहा। उस दौर के युवाओं में और आज के डिजिटल युग के युवाओं की सोच में आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखा देता है? बहुत अच्छा प्रश्न रहा तहसीन जी आपका। मैं सामाजिक दृष्टिकोण से, सही बात है कि मैं लंबे समय से युवाओं के बीच में कार्य किया हूं, और 80 से 90 के दशक में और आज के इस दशक में मैं दोनों का बहुत ही समसामयिक परिवर्तन मुझे को देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो पहले के जो हमारे युवा थे, वो 80 और 90 के दशक युवा हर सामाजिक, धार्मिक या ऐसे कार्यों से वो जुड़े रहते थे जिसके द्वारा उनको एकाकीपन नहीं महसूस होता था। जो आपने डिजिटल बात की है अभी, कि डिजिटल युवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, तो मैं यह बेबाक तरीके से बताना चाहता हूँ, एक संदेश के भी माध्यम से, कि आज का जीवन जो युवाओं का डिजिटल में बंध के रह गया है, और निश्चित रूप से उनको कहीं न कहीं एकाकी जीवन दे रहा है। उनके प्रति उनको एक एकाकी भावना आ रही है और उनके अंदर स्ट्रेस की भावना आ रही है। जब वो समाज के द्वारा, जब सामाजिक रूप से एक दूसरे के संयुक्त रूप से साझा सुख और दुख को नहीं कर पाते हैं और सिर्फ डिजिटल दुनिया को देखते हुए मोबाइल और स्मार्टफोन से जब जुड़ते हैं, तो उनका जीवन में, मेरा जहाँ तक अनुभव है, उनका जीवन एकाकी हो रहा है और वो धीरे धीरे स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं। वास्तविक मित्रता अब केवल फेसबुक या मित्रता तक मोबाइल पर सीमित है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो वास्तविक एक मित्रता जो होती थी, वो एक झलक केवल फेसबुक तक रह गई है। मैं यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे फेसबुक के जो मित्र होते हैं, कभी जब एक्चुअल रूप से जब सामने पड़ते हैं तो वहाँ हालचाल भी नहीं हो पाता है, और जब फेसबुक के द्वारा जब जुड़े रहते हैं तो उनका लगता है कि मेरी कितनी आत्मीयता है। तो क्या कई इस वर्चुअल दुनिया में जो वास्तविकता में है नहीं, हो गया है या खोता जा रहा है, तो समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। हाँ, आपने सही कहा। वर्चुअल ज़िंदगी में लोगों को लग रहा है कि एक्चुअल में मिलने पर उनको ये महसूस हो रहा है कि इनसे हमारी मुलाकात नहीं है, और उनके लिए एक चुनौती बनती जा रही है। मैं युवाओं को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने डिजिटल युग में अपने फेसबुक के माध्यम से जितना आप मित्र बनाते हैं, उससे बढ़िया आपको वास्तविक मित्रों से लगाव रखना चाहिए, जो अस्थायी होता है, स्थिर होता है। मिलना जुलना बढ़ाना चाहिए, केवल मोबाइल की दुनिया में ही। बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको अपना सामाजिक दायरा बढ़ा करके मेल जोल और स्नेह से रहना चाहिए। और आपका फेसबुक जहाँ काम कर रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन अपना वास्तविक मित्र को बढ़ाना चाहिए। सोशल मीडिया ने तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, यहाँ तक कि फॉल्स इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है इस प्लेटफॉर्म पे कि लोगों को सही और गलत का भेद ही नहीं पता है कि सही इंफॉर्मेशन क्या है और गलत इंफॉर्मेशन क्या है।
तो ऐसे में युवाओं को क्या करना चाहिए? जी, सही कहा आपने कि फेसबुक के इस दुनिया में कुछ ऐसे भी खबरें आ जा रही हैं जिसको हम लोग वास्तविक मान करके या हमारा समाज वास्तविक मान करके उस पर अमल करता है। अमल करने के साथ साथ कभी कभी अच्छा निर्णय भी ले लेता है, कभी कभी बुरा निर्णय भी ले लेता है। तो ये तो खतरनाक है, बचना चाहिए। मैं ये भी सलाह देना चाहता हूँ, कभी भी जो भी फेसबुक पर कंटेंट आप डालें उसकी वास्तविकता का आप जरूर परिचय कर लें, जांच कर लें, परख करके जानें। और देखने वाले जो हमारे फेसबुक चलाने वाले लोग हैं, युवा हैं, उनको भी इस कंटेंट की वास्तविकता को जांच करके ही एक दूसरे को शेयर करना चाहिए। नेहरू युवा चेतना केंद्र का मूल उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रवाद और सामाजिक सेवा की भावना जगाना था। क्या आपको लगता है कि आज के जो अन्य युवा संगठन हैं उनमें सेवा भाव बरकरार है या सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया? आपका क्वेश्चन बहुत सही है। और जहाँ तक आपने पूछा कि नेहरू युवा चेतना केंद्र युवाओं के संगठन के रूप में काम करता है, युवाओं को जगाने का काम करता है, तो मैं इस विषय पर आपको बता दूं जानकारी के लिए, अपने दर्शकों को बता दूं जानकारी के लिए कि जब 1989 में मैं जब छात्र जीवन में था, हम लोग भी उसमें छात्र जीवन में जो हमारे मित्रगण थे, जो हमारे सहपाठीगण थे, उनको ले करके हम लोगों ने ऐसे ही एक संगठन अपने इस बुधवार ग्राम पंचायत में बनाया। उसको फिर हमने इनरोल्ड कराया। नेहरू युवा केंद्र जनपद देवरिया हुआ करता था, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के माध्यम से। फिर उसकी जो गतिविधि को मैंने देखा और कहीं नज़दीक से जब परखने का प्रयास किया तो हमें लगा कि वास्तविक जीवन में जो ग्रामीण हमारे युवा हैं, जिनको कोई ऐसा मंच नहीं मिल पाता है जहां अपने रचनात्मक कार्यों को, सांस्कृतिक गतिविधियों को, धार्मिक गतिविधियों को या कुछ ऐसे समाज सेवा के जो कार्य होते हैं उनकी वो प्रतिपूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो इस संस्था के माध्यम से मैंने युवाओं को ज़्यादातर समाज के क्षेत्र में और सामाजिक जीवन को कैसे जीना चाहिए इसका हम लोगों ने एक रोल मॉडल पेश करने का प्रयास किया, जिसका आपने देखा होगा कि इतने लंबे सफ़र में युवाओं के लिए हम लोगों ने बहुत तेरे कार्यक्रमों का आयोजित करके युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित हुए? हाँ, जैसे युवाओं के लिए सबसे पहले जरूरी होती है कि उनका अगर सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो हम युवाओं को सबसे पहले खेल की गतिविधियों से जोड़ते हैं कि उनकी शारीरिक फिटनेस बनी रहे। हमारा मानना ही रहता है कि फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ, सेकेंड वेल्थ इज एजुकेशन, थर्ड वेल्थ इज मनी। मैं युवाओं को अपने प्रशिक्षण के माध्यम से भी ये संदेश देता हूँ कि पहले आप अपने को स्वस्थ रहिए, फिर आप अपने को शिक्षित बनिए, और जब दोनों आपके पास आ जाता है तो धन यानी ऑटोमेटिक आता है। उसके लिए हमारा यह संगठन सबसे पहले युवाओं के खेल के माध्यम से उनको मैंने खेल गतिविधियों से जोड़ा, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से उनके जो इंटेलिजेंस क्वांटम था उसको मैंने ठीक किया, शिक्षा को जगाने के लिए मैंने उनको शिक्षा के भाव से उनको मैंने प्रेरित किया, सांस्कृतिक मंच देने के लिए उनको नाटक, रोल, कविता, वाद्य यंत्रों के माध्यम से जोड़ने के लिए उनको मैंने किया। जब पूरा एक नेहरू युवा केंद्र हमारे संस्था का अगर आप इतिहास देखेंगे तो बहुतेरी हस्तियां जो यहाँ पे हमसे जुड़ी हुई थी आज देश के तमाम कोनों में अपने उस हस्तियों को लेकर के इस संस्था के अनुशासन और शासन को सीख करके वो वहाँ अपना एक रोल मॉडल पेश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो मेरा मेन प्रश्न है कि क्या अब वो सेवा भाव बरकरार है कि केवल कागजों तक ही सीमित रह गया? पूरे भारत में क्योंकि यह कार्यक्रम चलता होगा? जी, पूरे भारत में चलता है। और मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि अब इसका जो नाम है अभी चेंज हुआ है। भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी का जब से सरकार हुई है तब से नेहरू युवा केंद्र न रख करके इसको मेरा युवा भारत केंद्र किया गया है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के स्वशासित संगठन है, जिसके मार्फत गाँव में ग्रामीण जो युवा हैं वो मेरा युवा भारत क्लब के नाम से अपना एक संगठन खड़ा करते हैं और उसमें सांस्कृतिक खेल कूद के माध्यम से, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, भाषा प्रतियोगिता के माध्यम से, अन्य जो मतलब देशाटन के माध्यम से, इस तरह की जितने भी जो आयोजन होते हैं उनको जोड़ करके युवाओं को एक उचित मंच मिल रहा है। पर आपत्ति क्या है सरकार? नहीं, अब सरकार ये जाने, सरकार को मतलब था इसका नाम चेंज कुछ करना था तो वही किया था इस समय जिसका। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं जो कार्यक्रम तो तब भी वही हो रहा था, अब भी वही रहा, सब कुछ वही है, लेकिन उसमें पद नाम चेंज हुए अधिकारियों के। पहले जिला युवा समन्वयक हुआ करते थे जिले पर, अब वहाँ PCS अधिकारी आ रहे हैं जिनको बोला जा रहा है DYO, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, जिला युवा अधिकारी, वो अब आ रहे हैं। इस तरह से उनके नाम में कुछ चेंजिंग हुए, कुछ प्रोग्राम के मतलब जो थीम में चेंजिंग किए गए,
उसके बाद जो मेरी जो संस्था इनरोल्ड है जी जी सोसाइटी एक्ट से, वो आज भी नेहरू युवा चेतना केंद्र के ही नाम से जानी जा रही है और आज भी नेहरू युवा चेतना केंद्र के ही नाम से काम कर रही है। सिर्फ हमारा संबद्धता मेरा युवा भारत केंद्र जनपद कुशीनगर से उससे जुड़ दी जाती है। नहीं, मतलब कई राजनीतिक गतिविधियों से लग रहा है कि वर्तमान जो सरकार है कांग्रेस से जुड़ी हुई हर चीज़ों के नामों को खारिज कर देना चाहती है। जैसे नरेगा का नाम चेंज हुआ, अभी अपन बताया नेहरू युवा चेतना केंद्र का नाम चेंज हुआ, अन्य भी कई जैसे कांग्रेस के ज़माने में आई हुई योजनाएं थी तो उनका नाम बदला गया। तो बदलने से खैर सरकार अच्छा काम तो कर रही है, लेकिन मुझे लगता है नाम से कम ये तो पता चलता है शुरुआत कब से हुआ, किसके समय से हुआ। बिल्कुल सही बात है आपका, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब भी सरकारें जो होती हैं अपने थीम के अनुसार और अपने उद्देश्य के अनुसार वो कार्य करना चाहती है। जैसे हर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अपनी अलग होती है, तो प्रोग्राम वही रहते हैं, लेकिन अपने विचारधारा को कैसे मुजाहिर कर लें उस अनुरूप को दिखाना चाहती है। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अगर अपना रोल मॉडल जिससे मानती है उस अनुरूप को दिखाना चाहती है। समाजवादी पार्टी का नाम लें तो अपने अनुसार दिखाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी अगर है तो अपने अनुसार दिखाना चाहती है। अन्य देशों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अनुसार उसको दिखाना चाहती हैं, जिससे उनको ये लगता है कि जो दिखेगा वही मतदानों में दिखेगा। अगर सही से अगर इसको अगर देहाती भाषा में अगर समझना हो तो सरकारी बसों के रंग बदल दिए जाते हैं। समाजवादी में समाजवादी कलर के हो जाते हैं, बसपा में देखिए बसपा कलर के हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भगवा कलर के दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब सरकार का सिर्फ ये रहता है कि उस पर फोकस कि जो दिखेगा वो मतदाताओं के बीच में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपने हमारे क्षेत्र की किन बुनियादी समस्याओं के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है और उसमें कितनी सफलता मिली? चलिए, ये भी प्रश्न आपका बहुत सटीक प्रश्न है। सामाजिक जीवन में जो मेरा संघर्ष का जहाँ तक सवाल है उसमें मैंने सबसे ज़्यादा संघर्ष शिक्षा को लेकर किया। इस शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस क्रम में आप देखेंगे तो हमारे मित्र कहिए मंतार जी भी, जब वो अभी 1996 या 97 की मैं बात कहूँ को जहाँ तक याद है, तो रात में उन्होंने एक कोचिंग क्लास चलाते थे जहाँ पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। वो हम ही लोगों की ऐसी प्रेरणा थी, चूँकि हमारे वो संस्था से जुड़े हुए थे। बाद में मैं उत्तरोत्तर जब देखा कि नहीं इस क्षेत्र के लिए और शिक्षा की आवश्यकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि मैं 1998 या 99 में एक नेहरू पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल करके संचालित किया, सिर्फ इस बात के लिए कि जो बच्चों को मैं सोच रहा हूँ जिस अनुरूप शिक्षा का एक गुणवत्ता वो उनको मिले, उसके लिए मैंने संघर्ष किया। आज भी मैं उसी के प्रति संघर्ष भी करता हूँ। आशातीत सफलताएं भी उसमें हासिल होती हैं। इसी का देन है कि कभी कभी बीच बीच में मैं अनवरत जैसा जैसे माहौल बनता गया, कभी छोटे छोटे दशहरा के मेले में, रामलीला के मेले में मैं मंच लगा करके कंपटीशन के माध्यम से सामान्य ज्ञान का तमाम क्वेश्चन करता रहता था। उन लोगों को मैं तुरंत सही उत्तर वालों को पुरस्कृत करता था। उसको थोड़ा सा और मैंने जब पुरस्कृत किया तो स्कूल लेवल पे किया, स्कूल के छात्रों को जोड़ करके, और उसमें से जो अच्छे जो स्कोरर आते थे उनको मैं प्रोत्साहन स्वरूप को देता था। उससे थोड़ा और आगे बढ़ा तो बैठा करके लिखित परीक्षाएं लेने लगा। उसमें मतलब कहने का मेरा तात्पर्य कि मैं शिक्षा को सबसे पहले मैं अपना चुनौती माना, और यह निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था ग्रामीणांचल में। हमको भी महसूस होता था कि अगर हम लोग सही से शिक्षा पाए होते तो कहीं प्रतिभाएं कहीं और ऊपर होती। तो इसी की वजह से आज भी मैं शिक्षा के ही प्रति ज़्यादा संघर्ष कर रहा हूँ। उसमें हमें सफलताएं मिल भी रही हैं। कोई चुनौती नहीं होता है, चुनौती सिर्फ इस बात की होती है कि उसमें जो उस उद्देश्य के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप अपने स्वयं को कितना काबिलियत महसूस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, समाज सेवा के दौरान क्या कभी ऐसा लगा कि बिना राजनीतिक शक्ति के बड़े बदलाव लाना मुमकिन नहीं? क्या यही वजह थी कि आपने राजनीति की ओर रुख किया? बिल्कुल, आपने सही कहा कि सामाजिक कार्यों में कभी कभी ऐसी भी चुनौतियां आ जाती हैं तो उसमें राजनीतिक रसूखदारों की भी आवश्यकता पड़ जाती है। और जब तक राजनीतिक लोग या सरकार के लोगों में अगर पकड़ नहीं है तो चाहते हुए भी कि मैं या समाज में एक परिवर्तन या बदलाव
ठोस बदलाव ला सकें, जी उसमें अपना कोई बहुत रोल नहीं हो पाता है। संघर्ष करने की जो क्षमताएं होती हैं और अधिक बढ़ जाती हैं। जी लेकिन अब अगर कहीं राजनीतिक रूप से अगर मजबूत हैं जी तो उस चुनौती को और आप आसानी से लड़ सकते हैं। हम्म, जैसे कि मैं उदाहरण दूं, जैसे अभी सरकार को ले लीजिए कि अगर भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम सामाजिक ऐसे मुद्दे थे जी जिनको बिना वो सरकार में रहे वो पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन जब सरकार में आई तो उसको एक आत्मबल मिला, उन मुद्दों को उन्होंने हल किया। तो ये बात सही है कि हम लोगों को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अगर राजनीतिक पद हासिल हो तो उसको और सफलता लिया जा सकता है। अच्छा, आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। भाजपा की अंत्योदय की विचारधारा को आप जमीनी स्तर पर कितना प्रभावित पाते हैं? बिल्कुल सही बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में मंडल का महामंत्री भी हूँ और शुरू से ही जब कभी भी कोई राजनीतिक दल अपनाया तो मेरा वो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी था। और मेरी पार्टी का मेन मोटो ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अंत्योदय जो है वो अंत्योदय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनकी सोच थी कि अंतिम पायदान पर जो समाज में खड़ा व्यक्ति है उसका उदय होना चाहिए और उसी को पार्टी ने आत्मसात करते हुए आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं गरीबों के लिए, वो अंतिम पायदान पर उस पर बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म मजहब को देखते हुए सरकार उसको ला रही है, उसका अनुपालन भी करा रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता भी हासिल हो रही है। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि बीजेपी जब से आई तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सटीक है, सही है। कभी भी जब कोई भी राजनीतिक दल अगर सत्ता पक्ष में है तो उसके जो अपोजिशन है, जो विपक्ष में है, उसका पूरा अधिकार होता है कि सत्ता पक्ष को हमेशा समय समय पर आगाह करता रहे। उसी दिशा में आज भी जो विपक्ष हमारा है, अगर किसी चीज को आईना दिखा रहा है तो हमें सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए। और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, उसमें इसको देख करके आपको अपने फैसले को लेना चाहिए। हालांकि मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इधर पूज्य योगी जी महाराज की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, पूज्य मोदी जी महाराज की जब से सरकार बनी है, देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, देश में सरकारी नौकरियां भी बढ़ी हैं। बिना भेदभाव, बिना जुगाड़, बिना सिफारिश, बिना किसी भ्रष्टाचार के जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं युवाओं को मिला भी है, युवा उससे खुश भी हैं, अभिभावक भी हमारे खुश हैं। लेकिन जितनी रोजगार के अवसर मिलना चाहिए, इस देश की आबादी 140 करोड़ से ऊपर है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन उसमें जो हमारे युवा वर्ग है वो हमारा 60% युवा वर्ग है। सभी को सरकारी नौकरी देना सरकार नहीं दे पाती है, लेकिन सरकार को रोजगार देने का कर्तव्य सभी के लिए बनता है। इस दिशा में हमारी सरकार काम भी कर रही है। हमारा स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से, हमारे रेहड़ी जो खोमचे वाले हैं उनको मानधन योजना के तहत सरकारी रोजगार, देखिए इस तरह के रोजगार तो पहले से मौजूद है, सब कुछ न कुछ आजीविका तो कर ही रहे हैं जी। इनको तो हम रोजगार नहीं मान सकते ना, सरकारी रोजगार घटे हैं। अब संविदा को भी आप गिन लें सरकारी रोजगार के तौर पर। मैं प्राइवेट काम कर रहा हूँ तो प्राइवेट वालों को तो आप रोजगार के दाम को क्यों गिनेंगे? नहीं, ठीक बात है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रोजगार का मतलब होता है जिससे आपकी आजीविका चल सके। आजीविका चाहे आप व्यक्तिगत सोच से चला सकते हो, चाहे आप बिजनेस, मैं बता रहा हूँ अभी मैं सरकार की भूमिका की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर रोजगार से आजीविका को चलाने की जहाँ तक बात आ रही है, अगर आप स्वयं सक्षम हैं तो आप अपने स्वयं के संसाधन से रोजगार को आप बेहद रोजगार बनाइए, औरों को भी रोजगारी बनाइए और अपने भी रोजगारी बनिए। इस दिशा पर भी चल सकते हैं। सरकार का जहाँ तक काम है, सरकार के जितने संसाधन है, जितने डिपार्टमेंट है, जितने उसके विभाग है, जितना उसका मतलब उसको मैन पावर चाहिए, उस मैन पावर को रोजगार देना चाहिए। उस मैन पावर को अपने सरकार के मनसा के अनुसार जो उनका पे बनता है उनको एक सम्मानजनक तरीके से वेतन सम्मानजनक तरीके से उनको मिलना चाहिए। मैं तो इसका पक्षधर हूँ कि जितने भी हमारे मानदेय के लोग हैं, मानदेय पर जो समान जब काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। मानदेय का तो कोई मतलब ही नहीं होता है तहसीन जी, मैं इसका विरोधी हूँ। मैं अपने पार्टी में भी जहाँ बातें होती हैं, जहाँ तक पहुँचाने, मैं इस गाँव के गूंज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि समान काम के लिए समान वेतन सरकार को लाना चाहिए। संसाधन की कमी है तो संसाधन को सरकार को दुरुस्त करने के और भी रास्ते हैं, उस रास्ते से उस संसाधन को दुरुस्त करना चाहिए।
अभी बड़ा कष्ट हुआ, नोएडा में घटना हुई जहां मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया अपने मानदेय को बढ़ाने को लेकर के जी। और वहां अब सरकारी अमले को कहें या सरकार की गलती करें, बहुत ही बर्बर तरीके से उनको मारा पीटा गया और वर्तमान में उन मजदूरों पर मुकदमा ऐसे लादा जा रहा है जैसे कि उन्होंने कोई आतंकवादी घटना कर दी हो। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल मैं फिर वापस आता हूँ कि भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, आप क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार के मूल्यों पर देखिए, भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं, सिर्फ एक अकेले जो सरकार का नेतृत्व करता जो होता है, चाहे प्रदेश का मुखिया हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री जी हो, चाहे देश के जो हमारे अन्य मंत्रालय के मंत्री जी लोग हों, चाहे मिनिस्टर हों, वो अकेले में अगर ईमानदार है तो अपनी उसकी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अपना नैतिक जिम्मेदारी काम कर रहा है। लेकिन उसके जो कर्ता धर्ता हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, जहाँ से फाइलें आगे बढ़ रही हों, जहाँ से लग रहा हो कि हमको यहाँ से अब न्याय मिलना है, वो हमारे ही आपके बीच के हमारे भाई बंधु, चाचा भतीजा, बेटी बेटा, उस सब पदों को छिटा करके बैठे हुए हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर भ्रष्टाचार को कम करना है तो कम से कम आपको अपने नागरिक कर्तव्य और नैतिक मूल्यों को बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसका हरासमेंट है, संस्कार के साथ आपका योग्यता नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर वहीं एक MBBS नीट क्रैक किया हुआ लड़का डॉक्टर बना है, अगर वो 50 लाख से अपनी डिग्री लेकर के आया है, और वहीं एक लड़का अगर प्राइवेट में पास करके 5 करोड़ पर ईयर खर्च करके अगर आ रहा है, तो उसकी अगर आयु डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देखा जाए तो 10 साल उसको डिग्री में लग रहा है। अब उसको जो वर्किंग का समय मिल रहा है 10 साल मिल रहा है, तो उसको लग रहा है कि डॉक्टरी पेशे में भी भ्रष्टाचार घुस गया है, वहाँ तो भी घुस गया है। वो करने वाला कौन है? हमारे समाज के अपने भाई बंधु और बेटे लड़के हैं। यानी पैसे के हवस में हमारा इतना हवस बढ़ गया है कि उसमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसको पता तक नहीं लग रहा है। मैं भ्रष्टाचार का पूरी तरह से निंदा करता हूं कि जो भी लोग करते हैं, चाहे सरकार के अंदर बसे हुए लोग कर रहे हो, चाहे टेबल पर बैठे हुए अपने भाई बंधु कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस नाते कि वो देश के आम नागरिक के ऊपर ध्यान दे करके उनको पेश आना चाहिए। हालिया उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में बढ़ा। अभी शिक्षा के क्षेत्र का भ्रष्टाचार मैं बता दूँ, अपने क्षेत्र में 75% विद्यालय मान्यता प्राप्त जी, और मान्यता कक्षा 5 की, कक्षा 8 की, और ताले चला रहे हैं इंटर तक की। शिकायत करने के बावजूद जांच नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं जांच हो रही है? हर साल किसी ने किसी ने शिकायत किया जी, और पैसा लेके लोग खुश हो जा रहे हैं। और जब इसी प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, तो जब अगला चयनित होकर आ रहा है तो भ्रष्टाचार कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। भले हम जिम्मेदार ठहराएं सरकार को एक नैतिक तौर पर, क्योंकि सिद्धांत है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। माना जाता है कि मंत्री, विधायक, सांसद कहीं न कहीं थोड़े ही पैमाने पर डोनेशन ले रहे हैं, नीचे आते आते बहुत बड़ा दिखने लग रहा है। तो इस पर समाज को, हम सबको मिल करके एक मुहिम चलानी चाहिए और भ्रष्टाचार को कम जिस दिन हम लोगों ने कर लिया या जीरो जिस दिन कर लिया, मुझे विश्वास है कि भारत कुछ दिन से विकसित देश की श्रेणी में निश्चित तौर पर आ जाएगा। इस पर आपकी एक लाइन की टिप्पणी है। मेरा लाइन का टिप्पणी तो एक लाइन में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितना घूस लेने वाला मतलब जिम्मेदार होता है, उससे देने वाला दूना जिम्मेदार होता है। मैं बराबर अपने मार्गदर्शन में बोलता हूँ, युवाओं के प्रशिक्षण में बोलता हूँ कि घूस लेने वाला कम अपराधी है, घूस देने वाला उससे दूना अपराधी है। घूस देने वाला ही पहले अगर घूस न ले तो न दे, तो घूस लेने वाला हिम्मत नहीं है को घूस मांग लेगा। तो बाध्य तो ठीक है, जबरदस्ती मांगते हैं, उसके अलग मंच बने हुए हैं। तमाम लोग ऐसे जबरदस्ती किए तो LIU के माध्यम से, अन्य के माध्यम से पकड़े गए, उनका जेल भी हुआ। दूसरे लोग शिक्षा भी लेते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, फिर कुछ उसका अपराध अंकुश लगता है। ऐसा नहीं है, अगर हम उस पर लें तो जरूर कुछ न कुछ अंकुश लगेगा। राजनीति में आने वाले नए युवाओं के लिए आपकी क्या सलाह है? क्या उन्हें सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए या अपनी एक अलग वैचारिक पहचान बनानी चाहिए? ये बहुत दिलचस्प सवाल आपका आया है कि आज के युवाओं को राजनीति में सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए या वैचारिक रूप से उनको राजनीतिज्ञ होना चाहिए। मैं इस पर अपना अगर विचार व्यक्त करूं तो मैं युवाओं को यह सलाह देना चाहूँगा
कि किसी भी पार्टी की भीड़ का आप हिस्सा न बने। आप अपना एक वैचारिक मत बनाएं, मन बनता है उस मन के अनुसार आप किसी पार्टी को चयनित करें और दिल से उस पार्टी की सेवा करते हुए राजनीतिक सफर को जब आगे आप बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से जनता आप पर विश्वास करेगी, राजनीतिक आपका कद भी ऊंचा होगा और आपको आशातीत सफलता भी मिलेगी।